So guys, this we have started the test of time of supply chapter. So write down the question number 1. This test is of 20 marks or 10 marks in fact. And I'll give you 20 minutes to solve it. This is our test number 3. Compute time of supply in the following case. Date of agreement, date of removal, date of delivery, date of invoice, date of payment. आपको दोनों केसेस में सॉल्व करना है, मूवमेंट इन्वॉल्व है और मूवमेंट नॉट इन्वॉल्व है। और ये भी आपको करना है डिटरमिन द रेट ऑफ जीएसटी। दोनों ही केसेस में जीएसटी का रेट क्या होगा वो भी डिटरमिन करना है। दोनों केसेस में जीएसटी का रेट क्या होगा वो भी डिटरमिन करना है। रिमूवल ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स, इनवॉइस ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट। Assume movement involved, movement not involved, determine the rate of GST. तो मोटा मोटा ये 4 नंबर का क्वेश्चन। दिस इज ऑफ 4 मार्क्स। क्वेश्चन लिख लिया? बोलो जी क्या हुआ? बहुत बढ़िया। चलो जी, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमिन टाइम ऑफ सप्लाई of the following services. Time of supply of the following services. A, date of invoice 30 जून 2023, date of completion of service 31 मार्च 2023, date of payment 15 मार्च 2023, डेट ऑफ पेमेंट 15 मार्च 2023। बी, डेट ऑफ इनवॉइस 30 जून 2023, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस 15/6/2023, डेट ऑफ पेमेंट 20/6/2023। दिस इज ऑफ 4 मार्क्स। जहां पर आपको टाइम ऑफ सप्लाई दोनों सर्विस का निकालना है। इनवॉइस है, कंप्लीशन है, पेमेंट है। डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ पेमेंट। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखिए। 3 दे रहा था लेकिन 3 क्वेश्चंस हैं। 4 छोटा सा 10 नंबर पे फिट कर दो। हाँ जी, what is the time of what is continuous supply of service? What is continuous supply of service? Determine time of supply for continuous supply of service. What is continuous supply of service? Determine time of supply for continuous supply of service. 2 marks. So ये 3 questions हैं, 4, 4 and 2. ठीक. What is continuous supply of service? Determine time of supply for continuous supply of service. Just a second. करो जी। हाँ जी।
The time starts now, 11:25. I'll give it 20 minutes. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी हो गया। करो। जी, ऑब्वियसली वो जब ये लिखा है तो और वही मानेंगे आप इसको। यस। भाई में क्या देख रहे थे? और बच्चों, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन कॉपी हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, डिटरमिन टाइम ऑफ सप्लाई फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस।
आइए जरा, नाउ वी आर चेकिंग द आंसर्स, एवरी वन ऑफ यू, नाउ वी आर चेकिंग द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका भी हो गया है, टेस्ट हो गया, सॉल्यूशंस कर लिए। चेक करना, मूवमेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पर सेक्शन लगेगा सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12। रेट चाहे बदले ना बदले, गुड्स के लिए सेक्शन 12 भी होता है। सेक्शन 12 के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, तो हमें दो डेट्स देखनी है, रिमूवल ऑफ द गुड्स और इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ए केस का आंसर जो है हमारा वो है 25/5 और 10/7 व्हिचएवर इज अर्लियर 25/5। रेट ऑफ टैक्स 25/5 में 12% है, तो हमारा 12% जीएसटी लगेगा केस ए में। तो यहाँ पर हमें थ्योरी ऐसी लिखनी है, एज पर सेक्शन 12 of the CGST Act, time of supply of goods in case movement in involved is the date of removal or the date of invoice, whichever is earlier. So the date of removal is 25/5, which is earlier than the invoice, that is 10/7. Hence the time of supply is 25/5 and the rate of GST is 12%. In case movement is not involved, section 12 says we'll take the date of delivery of the goods, we will take the date of delivery of the goods or date of invoice, whichever is earlier. Delivery here takes place on 5 June 2023 and the invoice takes place on 10/7/23. The earlier date becomes 5 June and the rate of GST is 18%. So the answer to assumption A is 25/5 and 12% GST rate, whereas for B case it is 5th of June and 18%. 25/5 क्यों नहीं ली? बी बात क्या है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, और जब मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती तो हम डिलीवरी की डेट देखते हैं और इनवॉइस की डेट देखते हैं। जब मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, नोट्स देखिए, उसके अंदर हम देखते हैं डिलीवरी की डेट और इनवॉइस की डेट। तो डिलीवरी अपन लोगों ने कब करी है, 5/6 को, इनवॉइस तो उसके बाद ही है। तो जो पहले वाली डेट है वो 5 जून हो गई, हमने 5 जून ले लिया, और 5 जून को रेट ऑफ जीएसटी था 18%, 25/5 को था 12%। ठीक है, चलो दूसरा वाला क्वेश्चन था टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज। यहाँ सेक्शन लगेगा सेक्शन 13, क्योंकि रेट चेंज की तो बात कर नहीं रहा। 30 दिन में इनवॉइस इशू कर दे, 30 दिन में इनवॉइस इशू कर दे तो डेट ऑफ इनवॉइस, लेकिन मैंने 30 दिन में तो इशू नहीं किया। तो जब 30 दिन में इनवॉइस इशू नहीं करते तो हम लेते हैं कंप्लीशन की डेट और पेमेंट की डेट, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो 31 मार्च 2023 ए वाले का आंसर कर रहा हूं पहले, और 15 मार्च 2023। तो अर्लियर डेट कौन सी होगी इसके अंदर, 15 मार्च। तो 15 मार्च वाली डेट कुछ नालायक बच्चों ने ली है, कुछ इंटेलिजेंट बच्चों, कुछ नालायक बच्चों ने नहीं ली है, इंटेलिजेंट बच्चों ने ले ली है। तो सोना में तो आई थिंक ये सही किया था, और एक बच्चा और था शायद उसका सही था, ये दोनों दोनों बार सही आपके। गुरुतेलक शायद गलत था यार आपकी। हाँ जी, तो ये ए में आपको क्या लेना है, आपके 30 दिन में तो आपने बिल इशू नहीं किया, तो कंप्लीशन की डेट 31/3 और पेमेंट की डेट व्हिचएवर इज। अच्छा, हम पेमेंट की डेट लेते हैं, हाँ जी, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में पेमेंट की डेट दी जाती है। बी केस में आते हैं, यहाँ पर 30 दिन में इनवॉइस इशू कर दिया क्या, हाँ जी सर 30 दिन में इनवॉइस इशू कर दिया। तो 30 दिन में इनवॉइस इशू कर दिया तो बेटा इनवॉइस की डेट एक्टिवेट हो जाती है, और इनवॉइस की डेट है 30 जून 2023, और पेमेंट की डेट व्हिचएवर इज अर्लियर तो 20 जून हो गई। ये शायद ये किसी ने गलत किया सेकंड वाला पॉइंट, तो यहाँ पर ये तो डेट बेटा 20 जून हो गई, यहाँ पर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो गया 20 जून, क्योंकि सर्विस के अंदर 30 दिन का क्राइटेरिया है, अब 45 दिन का क्राइटेरिया भी है इंश्योरेंस बैंकिंग उस केस के अंदर। बोलो जी, क्लियर बात। अच्छा, लास्ट केस है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। बेटा ये सर्विस वो है जो रेकरेंट बेसिस में निरंतर प्रोवाइड की जाती ग्रेटर देन 3 मंथ्स। इसका सेक्शन था सेक्शन 2, इसका जो सेक्शन था आई थिंक 2 क्लॉज 33 था या 2 क्लॉज 32 था। 232 शायद सर्विस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये देख ही लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी किया है, एक बार देख ही लेते हैं। सेक्शन जो था इसका हमारा लोगों का 2 क्लॉज, एक सेकेंड,
32 या 31, ये अगर देखो अंदर के क्लॉजेस को याद, हाँ 33 इनफैक्ट, 32 गुड्स का है और कंट्रोल सप्लाई सर्विसेज 233 है। देखो इतना तो याद रह ही सकता, अंदर की बातें मुझे भी याद नहीं रहती, आप तो फिर दूर की बात हो, तो आपको क्या याद रखना है, ये आपको याद रखना है सेक्शन 2, तो सेक्शन 233 ही है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 3 मंथ्स, जो भी सर्विस 3 मंथ से ऊपर चली जाती है उसको कंटिन्यूअस सप्लाई कहा जाता है। इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, अरे गाइस इसमें 3 बातें बताई थी, ड्यू डेट इज असर्टेनेबल, अगर नो ड्यू डेट या इवेंट बेस्ड है, देखो चेक करो थ्योरी में, इवेंट बेस्ड है तो अलग टाइम ऑफ सप्लाई निकाला गया था, और अगर ना ड्यू डेट है ना इवेंट है, अदर केस है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई अलग, याद करो। ये कौन सा सेक्शन लगेगा, अगेन गाइस सेक्शन 13 लगेगा। तो व्हाट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विसेज, सर्विसेज ऑन निरंतर बेसिस, कंटिन्यूअस बेसिस, और ग्रेटर देन 3 मंथ्स के लिए जो सर्विस चलेगी वो कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विसेज है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 में है। याद करना, ड्यू डेट असर्टेनेबल है, इवेंट बेस्ड है, ये अदर केस है, हमने ऐसे ही, पूछिए प्लीज आस्क। क्लियर है सब बच्चों को, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 और 2 में तो परफॉर्मेंस एवरेज थी, ठीक थी, थर्ड वाला तो शायद इसने अटेम्प्ट किया कुछ, लेकिन वो भी आधा छोड़ के आ गया कि इट इज प्रोवाइडेड ऑन, वो 3 महीने तो एक क्राइटेरिया, ठीक है। चलो, तो अब मैं आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, और नए चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है, हेडिंग डालिए, चार्ज ऑफ जीएसटी। क्या मतलब, अभी जीएसटी तो चल रहा है बेटा, इट विल टेक, अब ये लगा लो ना फरवरी मार्च, मार्च एंड तक तो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा शायद अप्रैल भी आ जाए, देखते हैं, चीफ कस्टम्स भी है। तो चार्ज ऑफ जीएसटी सेक्शन 9, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, विल स्टार्ट, इतने आप अपनी बुक से ये पढ़ना स्टार्ट करें, सेक्शन 9, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। चार्ज ऑफ जीएसटी, इसका रीजन भी बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ चैप्टर का, और आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ आएगा, दोज ऑफ यू कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आइए सर, तो आप क्या करेंगे, बुक ओपन करिए और ये वाला चैप्टर पढ़ना शुरू करिए, पेज नंबर 30, गाइस पेज नंबर 30, ये सेक्शन 9 पढ़िए, 9(1), 9(2), 9(3), 9(4) और 9(5, तो 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), वन आप भी पढ़ो बच्चे, 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5, every one of you please read, this is page number 30, पढ़िए सर।
आज भी नहीं लिखवाए हैं तो प्लीज वो नोटिंग होनी चाहिए मार्क्स, so वी कैन शो टू योर पेरेंट्स कि बच्चे क्या धंधनकारी कर रहे हैं। चलो जी, आ जाओ नोट्स पे। सो गाइस, आपको याद होगा कोई भी टैक्स में ना दो चीजें होती हैं, कोई भी टैक्स में मैंने बताया था दो चीजें होती हैं। एक होता है लेवी ऑफ टैक्स और एक होता है कलेक्शन ऑफ टैक्स। किसी भी टैक्स में दो चीजें होती हैं, लेवी ऑफ टैक्स और कलेक्शन ऑफ टैक्स। लेवी का मतलब होता है गाइस टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट। और कलेक्शन ऑफ टैक्स का मतलब होता है डिपॉजिट ऑफ टैक्स। जैसे, प्लीज बेटा फोन साइलेंट करो। जैसे, सुनिए मेरी बात, किसी ने क्राइम किया और क्राइम के बाद उसकी सजा कोर्ट निर्धारित करता है। जैसे प्यार हुआ, उसके बाद इजहार करते हैं, है ना। या आपने कुछ गलत काम किया, अच्छा काम किया, उसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो ऐसे जीएसटी कब लगाया जाता है, दैट इज लेवी। और जीएसटी लगने के बाद हम उसको जमा करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में भी यही होता है, पहले लगाया जाता है फिर हम जमा करवाते हैं। हाँ, बस फर्क ये, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, अपनी जेब से जमा कराना पड़ता है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टमर से लेके जमा करवाना। लेकिन पहले लगेगा या पहले जमा करवाओ? अगर लगा ही नहीं तो, अगर आपके प्रति, किसी के प्रति आपके पास फीलिंग्स ही नहीं है तो इजहार करने चले जाओगे कि आई डोंट लव यू, आई डोंट लाइक यू, आई नेवर सीन यू, विल यू बी माय फ्रेंड? बोलो पागल है क्या? पागल करने से आया। जीएसटी का लेवी कब होता है? सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपके पास गुड्स और सर्विसेज नहीं है तो जीएसटी कैसे लगाओगे? कोई ऐसी चीज बताओ जो गुड की डेफिनेशन में भी नहीं आती हो, सर्विस की डेफिनेशन में भी नहीं आती हो। नहीं, पेट्रोल तो गुड्स तो है। कोई ऐसी चीज बताओ, हमने पढ़ा था गुड्स की डेफिनेशन में भी ना है, सर्विस की डेफिनेशन में भी ना है। मनी, 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 जो पैसा है, ना गुड है ना सर्विस। तो अगर मैं अपनी जेब से निकाल के, बिल्कुल सोचना भी मत, तो मैं 500 रुपए दे देता हूं, तो ये मैंने आपको ना गुड दिया है ना सर्विस दिया है, क्योंकि मनी को हम गुड और सर्विस मानते नहीं। ऐसे अगर मैं शेयर्स इशू कर दूं, शेयर्स, इसको हम गुड या सर्विस नहीं मानते। क्या हमने गुड या सर्विस का मीनिंग पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ा। गुड सर्विस का मीनिंग नहीं पढ़ा हमने। 2+52, 2+102। गुड्स में क्या क्या चीजें आती है? मूवेबल, इंक्लूड्स, चलो डिटेल में कर लेंगे, मुझे याद दिलवा देना। गुड और सर्विस में क्या क्या चीजें आती है और क्या क्या चीजें नहीं है। अगर आपके पास गुड और सर्विस ही नहीं है, आपके ऊपर जीएसटी लग नहीं सकता। तो अगर मैं मनी दे रहा हूँ लोगों को, सिक्योरिटीज दे रहा हूँ मनी लोगों को, जमीन दे रहा हूँ लोगों को, इमूवेबल चीजें भी गुड्स और सर्विस में नहीं आती। तो इमूवेबल चीजें दे रहा हूँ, मैं मनी दे रहा हूँ, लिखना नहीं है। सर्विसेज देता हूँ, ये सब चीजें गुड सर्विस में नहीं आती, तो इसमें जीएसटी की बिजली नहीं गिरती। काले बादल मंडराते नहीं है, और जब काले बादल नहीं मंडराते तो बरसेंगे क्यों? दूसरी बात, अगर गुड्स और सर्विस है तो वो टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज होनी चाहिए, यानी कि उनपे जीएसटी का रेट ऑफ टैक्स लगना चाहिए। जैसे मैं डॉक्टर हूं, नहीं डॉक्टर, तो डॉक्टर की सर्विस, सर्विस तो है, सर्विस तो है, लेकिन वो टैक्सेबल सर्विस नहीं है। क्यों? कि गवर्नमेंट ने उसको क्या किया हुआ है? एग्जेम्प्ट किया हुआ है, शुड नॉट बी एग्जेम्प्ट। यानी कि अगर वो गुड या सर्विस गवर्नमेंट ने जीएसटी से बाहर कर रखी है तो गुड सर्विस। जैसे इंसान के साथ अच्छा इंसान होना चाहिए जिंदगी में सफलता पाने के लिए, तो पहले तो इंसान ही नहीं, कुत्ता है वो, बात ही खत्म हो गई। तो पहले तो वो इंसान हो, फिर वो अच्छा इंसान हो। तो इसी तरीके पहले गुड और सर्विस होनी चाहिए और उस पर टैक्सेबिलिटी होनी चाहिए। कुछ ऐसे गुड्स जिसमें टैक्सेबिलिटी नहीं है, फल सब्जी है, फल सब्जी वाला कभी जीएसटी नहीं लगाता। चाहे दुकान से ले लो, बिग बाजार से ले लो, सुपर बाजार से ले लो, फल सब्जियों की बिक्री पर जीएसटी नहीं है। तो क्या वो गुड सर्विस नहीं है? गुड सर्विस तो है, लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है। खुला आटा, खुला बेसन, अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन सामग्री, प्लास्टिक की चूड़ियां, ऐसी हजारों टाइप की चीजें हैं जिसको देश हित में गवर्नमेंट ने जीएसटी में डाला हुआ नहीं है। ऐसे ही पंडित जी बुलाए थे क्या आपने घर में अपने? तुम्हारे फेरे वेरे हुए होंगे, हो गए फेरे तुम्हारे? फेरे नहीं हुए हो? हाँ, तो फेरे में पंडित जी ने दक्षिणा ली थी, जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि पंडित जी की जो सर्विस है वो है एग्जेम्प्ट। ऐसी 50-60 सर्विसेज है, वो सिलेबस में है हमारे, जहां पर सर्विसेज को
बाहर कर रखा है तो वो सर्विस, लेकिन टैक्सेबल नहीं किया गया। गुड्स की लिस्ट हमें याद नहीं करनी, गुड्स तो ऐसे हजारों गुड्स हैं, क्या क्या याद कर। तीसरी बात, फिर जीएसटी जब लगता है जब आपकी सप्लाई टैक्सेबल हो। टैक्सेबल सप्लाई यानी कि अब सुनो, मेरी ना मोबाइल की दुकान है, मैं मोबाइल बेच रहा हूं, तो पहले बताओ क्या मोबाइल गुड है? हाँ जी सर, मोबाइल गुड है। क्या मोबाइल टैक्सेबल गुड है? मुझे तो नहीं लगता कि मोबाइल की नॉन टैक्सेबल किया हुआ है मोबाइल को। मुझे तो मुझे तो नहीं लगता कि मोबाइल को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है कंडीशन पूरी। तो मेरी दुकान पे ये लड़का आया, व्हाट्स योर नेम? आलोक। आलोक, आलोक या आलोक? आलोक, अच्छा। तो मैं आलोक बोल देता हूँ, मुझे बोलना ठीक रहेगा। तो आलोक आया मेरी दुकान पे, हेलो सर। हेलो बेटे, क्या हाल है? कैसा, मोबाइल की दुकान है? मैंने कहा हाँ। क्या दे दो? मैं दे दिया। मैंने कहा पैसे? क्या नहीं, पैसे नहीं। तो बताओ मैं उस पर जीएसटी लगाऊंगा इस ट्रांजेक्शन पे? सोच के बता। पहली ट्रांजेक्शन गुड तो है, टैक्सेबल भी है, लेकिन ये टैक्सेबल सप्लाई में नहीं आती ट्रांजेक्शन, क्योंकि जीएसटी गुड सर्विस पे नहीं है, उसके ट्रांसफर पे है, उसको दूसरे तक दो, कंसिडरेशन लो। अगर आप एक, अगर कंसिडरेशन है ही नहीं तो सप्लाई मानी नहीं जाती। तो जीएसटी गुड या सर्विस नाउन पे नहीं है, नाउन होता है ना गुड, नाउन, उसके वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, एक्टिविटी पे है। तो दूसरे तक अपने गुड सर्विस को पहुंचाना, जब जीएसटी एक्टिवेट होता है, पहुंचाने के बदले में क्या लेना पड़ेगा? मनी लेना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर बिना मनी लिए भी जीएसटी गवर्नमेंट लगा देती है, लेकिन वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, रिलेशंस के बीच में। रिलेशन क्या है इसके साथ? ये रिश्ता क्या कहलाता है? कोई रिश्ता ना है हमारे बीच में, इस केस में जीएसटी लगाया नहीं जाएगा। अच्छा, जैसे घर की, अच्छा घर की आपने अपना मोबाइल फोन बेचा 10,000 के लिए, अब लगाऊंगा? आप बताओ क्यों? अब तो पैसा भी आ रहा है, घर का मोबाइल बेचा क्योंकि घर है ना, यानी कि बिजनेस नहीं है। तो टैक्सेबल सप्लाई में लिखा है बिजनेस भी होना चाहिए, पैसा भी आना चाहिए। तो अगर कोई काम बेचने का है लेकिन बिजनेस नहीं करते, घर की एसी टीवी फिर पुराने बेच दी, घर की रद्दी बेच दी, लेकिन आपका रद्दी बेचने का बिजनेस ही है, फिर तो आप स्क्रैप डीलर हो, फिर तो लगेगा। तो तीनों बातें पूरी होगी। चौथी बात क्या है, जीएसटी कब लगेगा? टैक्सेबल पर्सन, जीएसटी में आपका पंजीकरण होना चाहिए। मेरी दुकान तो है, लेकिन मैंने जीएसटी में रजिस्टर नहीं करवा रखा। ये क्यों नहीं करवा रखा? क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हमने लास्ट क्लास में किया था, कई जगह 10 लाख की लिमिट है, कई जगह 20 लाख की लिमिट है, कई जगह 40 लाख की लिमिट है। मणिपुर में, मिजोरम में अलग अलग लिमिट है। तो जब तक मेरी टर्नओवर एक लिमिट के ऊपर नहीं आती तो मैं जीएसटी में लायबल ही नहीं होता। जैसे इनकम टैक्स 2.5 लाख तक नहीं लगता, तो अगर आप 1.5-2 लाख तक भी कमा लो तो आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली बात, गुड सर्विस होना चाहिए, उस पे जीएसटी लगना चाहिए गुड सर्विस पे। जो मैं एक्टिविटी करूं वो भी जीएसटी में आनी चाहिए, और मैं भी जीएसटी में पंजीकृत होना चाहिए। और पांचवी कंडीशन जीएसटी लगाने के लिए, टैक्सेबल टेरिटरी होनी चाहिए। टैक्सेबल टेरिटरी बोले तो हिंदुस्तान में सप्लाई करनी है, मैं पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ, या मैं उनका नाम ही छोड़ दूं, मैं यूनाइटेड किंगडम सप्लाई करता हूँ, मैं मलेशिया सप्लाई करता हूँ, जीएसटी कैसे लगाऊंगा? क्योंकि सप्लाई इंडिया में हो नहीं रही है। तो सही चीज, टैक्सेबल वाली चीज सही तरीके से, सही बंदे द्वारा सही जगह में जाए तो जीएसटी एक्टिवेट हो। इसमें से एक भी चीज हटा दोगे तो जीएसटी एक्टिवेट नहीं होगा। क्लियर बात? अब जीएसटी एक्टिवेट हो गया मेरी सप्लाई पर, यानी कि मोबाइल की दुकान है, मोबाइल बेच रहा हूँ 10,000 का, और मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, और मोबाइल की दुकान चांदनी चौक में है। तो 500 बातें पूरी हुई। मोबाइल की दुकान चांदनी चौक में, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, 10,000 के लिए मोबाइल बेचा। पहली बात, क्या गुड था? यस। टैक्सेबल गुड दिया? यस। सप्लाई टैक्सेबल है, चेक करते हैं, सचिन सर का बिजनेस भी है, बदले में पैसा भी आ रहा है। पर्सन टैक्सेबल है, मैंने पहले बोल दिया मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड। और पांचवा चांदनी चौक का है दिल्ली, दिल्ली का है इंडिया, सप्लाई इंडिया में हुई है। तो मेरे उस सेल ऑफ मोबाइल फोन पे जीएसटी लग गया। बोलो हाँ या ना? मैंने मोबाइल बेचा है 10,000 प्लस 12% जीएसटी, 1,200 रुपया। किसी को बेचा, आलोक, आलोक
आलोक को 11,200 का। अब बताओ मुझे, आलोक कितनी पेमेंट करेगा? 11,200, 11,200 की करेगा। मेरे पास 11,200 आ गए, अपनी जेब में रख लूं 11,200? क्यों? अच्छा, वो 1,200 मेरे अंकल के नहीं है, मुझे गवर्नमेंट की है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10,000 तो रख लूंगा, 10,000 तो मैं रिटेन कर लूंगा, और बाकी 1,200 रुपए मैं डिपॉजिट करवा दूंगा टू गवर्नमेंट। वो देख लेंगे, CGST, SGST, IGST, वो सब चीज हो। ऐसे होता है, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जीएसटी लगाओ, जीएसटी पाओ, और जीएसटी जमा करवाओ। लगाओ, पाओ, और जमा करवाओ। इसको कहते हैं FCM, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर आलोक को पहली कॉमेंट, गुप्ता को 10 दियो, 1,200 मत दियो, तो 1,200 में रख लो, नहीं देने। चपड़गंजू, ये 1,200 तुझे ही जमा करवाने हैं, तुझे ही जमा करवाने हैं, गुप्ता को मत दियो। तो हमने पूछा ऐसा क्यों? कि गुप्ता चालबाज है, धोखेबाज है, हमें डाउट है गुप्ता की इंटीग्रिटी पे, उसकी ऑनेस्टी पे। तूने उसको 1,200 दिए, चपत ना कर जाए, गवर्नमेंट का पैसा है, उसका हमें पता नहीं कौन है कौन नहीं है, गवर्नमेंट के तुझ पे हमें ज्यादा भरोसा है। तो ये, इसको कहते हैं RCM, उल्टी गंगा बह रही है, जहां पर क्लाइंट को, कस्टमर को, रिसिपेंट को ये बोलते हैं कि तू बियर पी लियो, सॉरी तुम GST बियर कर लेना, GST बियर कर लेना, और जमा भी करवा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो एक सेकेंड, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जहां GST सप्लायर लगाता है, इकट्ठा करता है, तो जमा कर पाता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो लगाता तो है, इकट्ठा नहीं करता, जमा मैं नहीं करवाता, उल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की होती है। जैसे आप मैकडोनल्ड्स में गए, जाते हो मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज, जाते हो? अच्छा, क्या खाते हो वहां पर? डोमिनोज में पिज्जा खाते हैं, वहां बर्गर, रैप शैप खाते हैं। कब लास्ट कौन गया था खाने बाहर अभी? अच्छा, स्विगी से, क्या बात है। तो चलो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, 1,000 का बिल आया, GST लगाया, आप पूरी पेमेंट कर देते हो ना? यानी कि रेस्टोरेंट की सर्विस किस पे है? FCM। गुरु विद्या में आए, हमने GST लगाया, फीस में डाल दिया, आपने हमें दे दिया, यानी कि गुरु विद्या की सर्विस किस पे हो गई? FCM पे। कौन सी सर्विस RCM में है, ये सेक्शन 9 हमें बताया कि कौन कौन सी सप्लाईज RCM में है। तो हमें वो चीज पता लग गई, तो हमें ये पता लग जाएगा बाकी सारी सप्लाईज किस पे होंगी? FCM। तो सेक्शन 9 में मोटा मोटा ये बताएगा कि कौन से गुड्स, कौन सी सर्विसेज पे FCM है, और कौन से गुड्स, कौन सी सर्विसेज पे RCM। ठीक है, तो ये जब होता है, याद रखना, जब GST ट्रांजेक्शन पे हो। अगर GST ट्रांजेक्शन पे है ही नहीं तो, जैसे पंडित जी की सर्विस है, बताओ RC में, FCM में, पंडित जी की सर्विस में। जब दिल्ली टूट गया तो जीकर क्या करेंगे? जब GST नहीं लगाया तो जमा करवा के क्या करेंगे? बोलो वाह वाह। दोबारा से बोलो, जब दिल्ली टूट गया जीकर क्या करेंगे? जब दिल्ली टूट गया जीकर क्या करेंगे? जब दिल ही टूट गया जीकर क्या करेंगे? जब GST लगा ही नहीं तो जमा करवा के क्या? ठीक है ना? अब आइए सेक्शन 9 इसी चैप्टर को बताता है। तो सेक्शन 9 में पता है कहाँ आएगा? ये कलेक्शन ऑफ टैक्स का ही पार्ट है। कलेक्शन ऑफ टैक्स में हमें क्या क्या चीजें करनी है? टाइम ऑफ सप्लाई। कलेक्शन ऑफ टैक्स में हमें क्या करना है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का टेस्ट हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई का टेस्ट। इसी कलेक्शन ऑफ टैक्स में हमें ये देखना है RCM लगेगा या FCM लगेगा, क्योंकि अब हमें टैक्स निकालना है। कितना टैक्स है, कौन जमा करवाएगा मेरी इस ट्रांजेक्शन पे? या तो मैं जमा करवाऊंगा एज अ सप्लायर FCM, या जमा करवाएगा रिसिपिएंट एज अ RCM। अब इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट ये लिखना नहीं था, सब नहीं लिखना, चार्ज ऑफ GST के नीचे आ रहा हूं।
ये समझाने वाली बात है, पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी। सेक्शन 9, एक सेकंड, चार्ज ऑफ जीएसटी। ये सेक्शन 9 5 केसेस में, 5 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। 9(1), 9(2), 9(3), 9(4) और 9(5). बेटा 9(1) है एफसीएम, यानी कि 9(1) में अगर आप आए हो, अगर आपकी सप्लाई 9(1) में आ रही है तो वो सरकार तुम्हारी खाल खींचेगी एज अ सप्लायर। जो क्लाइंट ने तो पैसे ना दिए थे, क्लाइंट गवर्नमेंट हमें मतलब नहीं, तुम्हें जमा करवाना है, क्लाइंट दे ना दे। 9(2) है पीपी। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, इंटेलिजेंट तो है ही। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पढ़े ना पढ़े वो अलग बात। तो गवर्नमेंट कहती है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी अभी तक एक्टिवेट नहीं है, बस ये लिखा है, क्योंकि 9(1) लिखा है सब्जेक्ट टू 9(2), यानी कि 9(2) को छोड़ दिया जाए, बाकी जीएसटी हर एक पे है। तो 9(1) में ये बात लिखी, तो यानी कि एफसीएम अभी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो भी एक्टिवेटेड ही नहीं। तो आपके डीजल, पेट्रोल, एरोप्लेन का फ्यूल, इन सब पे अभी जीएसटी नहीं। ठीक है। 9(3) है आरसीएम, 9(4) है आरसीएम। तो दो सेक्शंस को बोलेंगे आरसीएम 1 और इसको बोलेंगे आरसीएम 2। तो दो सेक्शंस है आरसीएम। अगर 9(3) या 9(4) है तो वो आरसीएम है। अगर हम एक बार आरसीएम की डेफिनेशन पढ़ लें कि रिवर्स चार्ज क्या सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट में डिफाइंड भी है कि भाई रिवर्स चार्ज का क्या मतलब होता है। सचिन सर गलत तो नहीं पढ़ा देते, बच्चों को पागल बना देते। आरसीएम देखो, रिवर्स चार्ज 298 में सेक्शन में डिफाइंड है। देखो 298 में रिवर्स चार्ज डिफाइंड है। रिवर्स चार्ज, राम तेरी गंगा उल्टी बह रही है, उल्टी बह रही है ना गंगा। इसको liability to pay the tax by the recipient of the supply of goods or services or both। तो जमा करवाने की देनदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिसिपिएंट की है, इंस्टेड ऑफ द सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। तो मैं तो गुड्स सर्विस देके बरी हो गया, मैं तो गंगा नहाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? तुम्हारी। कौन सा सेक्शन है? आ गया ना 9(3) और 9, दो सेक्शन है 9(3), 9(4। अगर उसमें आपकी सप्लाई आ रही है, मैं तो देके बरी हो जाऊंगा, आपको फंसोगे तो। हाँ भुगतो तुम, क्यों खरीद रहे हो मुझसे? मैंने कहा था आप यार, मुझे तुम्हें पता होना चाहिए तुम आरसीएम गुड सर्विस खरीद रहे हो। वो होता है ना, एंटर एट योर ओन रिस्क। 440 वोट का झटका, गुरु सेवक कह रहा मैं तो घुसू, तो बेटा देख के घुसियो, झटका लग सकता है। तो फिर तुम ऐसे गुड्स मत खरीदो। लेकिन सर मैं तो बिजनेस ही उसी चीज का करता हूँ, मुझे तो खरीदना पड़ेगा। बेटा आरसीएम कंपल्सरी ऑप्शनल तो है नहीं। क्लियर है बात? अच्छा, अभी 9(5) सचिन सर क्या है? आपने मूवी देखी थी पति पत्नी और वो, क्या मतलब था उसका वो? अब सुनो, गवर्नमेंट कई केस में कहती है सप्लायर तू भी जमा मत करवा, कई केस में कहती है रिसिपिएंट उस केस में तू भी जमा मत करवाओ। तो फिर कौन जमा करवाएगा? वो। तो कई केसेस ऐसे हैं जहां गवर्नमेंट कह रही है सप्लायर तू भी मत जमा करवा, रिसिपिएंट को तू भी मत जमा करवा, वो जमा करवाएगा। देखो वो कौन है? स्विगी। स्विगी जैसे रेस्टोरेंट के थ्रू सर्विसेज आ रही है, स्विगी के थ्रू रेस्टोरेंट की सर्विस है। मैं रेस्टोरेंट, ये कस्टमर है, ये स्विगी है, ठीक है ना? तो मैं तो जीएसटी लगाऊंगा इस ट्रांजेक्शन पे। इसका जीएसटी जमा करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेस्टोरेंट की सर्विसेज की, वो इसकी। तो कस्टमर पेमेंट इनको करेगा, यही जमा करवा देगा। तो रेस्टोरेंट को जीएसटी का पैसा नहीं मिलेगा, जीएसटी यही जमा करवा देगा। ऐसे ही होटल की बुकिंग्स करवाते हैं हम मेक माई ट्रिप के थ्रू, मेक माई ट्रिप के थ्रू होटल्स की बुकिंग, तो वहां पर जीएसटी जमा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होटल वालों की नहीं है, मेक माई ट्रिप की। ओला के थ्रू, उबर के थ्रू ड्राइवर गाड़ी लेके पहुंच जाता है, उसका जीएसटी, उस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी, ड्राइवर है सप्लायर, कस्टमर पैसेंजर। लेकिन ना ड्राइवर को बोला कि तुम जमा करवाना, ना कस्टमर को। कौन जमा करवाएगा?
ओला उबर। अर्बन कंपनी, कारपेंटर घर में आ जाता है, पेंटर घर में आ जाता है, क्लीनर घर में आ जाता है, नाई आ जाता है घर में। गला दबा भी सकता है, लेकिन भी याद रखना, क्योंकि पैर दबाने के चक्कर गला ही दब जाए, एग्जाम में तो मजाक ही। तो पॉइंट इज, कारपेंटर का उस ट्रांजेक्शन पे जो जीएसटी होगा, कारपेंटर पे 9(1) नहीं लगेगा, कस्टमर पे लगेगा। अर्बन कंपनी पे यानी कि ईसीओ है, लायबिलिटी ऑन ईसीओ, लिखो लायबिलिटी ऑन ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर ये वो सर्विसेज हैं जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से प्रोवाइड होती है। यहां पर लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? ई कॉमर्स ऑपरेटर पे, पति पत्नी के ऊपर नहीं हो। आप समझ गए? तो लायबिलिटी 9, अच्छा मैं बोलूं, 3 स्पेशल केसेस हैं, 9(3), 9(4), 9(5) और 9(2). चारों नहीं है तो 9(1) ऑटोमेटिकली है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट 9(2) में आते हैं, उसमें तो अभी चार्ज ही नहीं है, उसमें तो अभी चार्ज ही नहीं है, नो चार्ज अभी तो वो डीएक्टिवेटेड है। तो इसका कौन देगा पेट्रोल जब चार्ज ही नहीं है? बाकी नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर वो 3, 4, 5 में आ गए तो सप्लायर बच गया, अगर वो 3, 4, 5 में नहीं आए तो कौन फंस गया? सप्लायर। तो 9(1) में कौन जमा करवाएगा? सप्लायर लायबल टू पे। सप्लायर लायबल टू पे। लायबल टू पे का मतलब होता है लायबल टू पे टू गवर्नमेंट। यहां पर कौन लायबल टू पे है? रेसिपेंट। रेसिपेंट बोलते हैं टेक्निकली, रेसिपेंट लायबल टू पे। व्हाट लायबल टू पे? हाँ, लायबल टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। यहां पर ईसीओ लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। ईसीओ लायबल टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। बोलो मेरी बात समझ आती है? बोलो बोलो। तो फॉरवर्ड चार्ज का सेक्शन कौन सा है? 9(1). रिवर्स चार्ज का सेक्शन कौन सा है? 9(3), 9(4). और जहां ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, पति ना पत्नी, थर्ड पर्सन, दलाल, इंटरमीडियरी, बीच में जो पर्सन है, वो जो इन्वॉल्व है, वो हम कहते हैं उसमें बीच वाला पर्सन ज्यादा पावरफुल है, उस पर ज्यादा विश्वास किया जाता है, ना पति पे ना पत्नी पे, वो ज्यादा पावरफुल है। समझ गए ना? अमिताभ बच्चन ना जया बच्चन, रेखा जी, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है। क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा, आज पूरी क्लास में हम 9(4) करेंगे, क्योंकि मेन तो 9(4) ही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो 9(4 है। तो आज पूरी क्लास में 9(4) होगा, अगली क्लास में 9(5), 9(3), 9(2). ठीक है? अच्छा, करना क्या है आपको समझो। मैं आपको 9(3) का प्यारा सा न्यारा सा एक चार्ट है, 21 सर्विसेज है 9(3) के अंदर, 21 सर्विसेज। ये चार्ट एज इट इज आप अपने रजिस्टर पे बना लेंगे। ये चार्ट एज इट इज रजिस्टर में बना लेंगे। अभी मैं आप इस चार्ट की ना मैं आपको समझाने का काम करूँ, क्योंकि मैं सेम टू सेम चार्ट बनाऊंगा, उसका टाइम खराब क्यों करूंगा? तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं, सुनो सुनो सुनो, या आरसीएम की है, मैं आपको समझा देता हूँ। हर सर्विस को एक एक करके समझाऊंगा ये काम कैसे कर। बाद में क्या करना, जब ये नोट्स कॉपी होने के बाद ये चार्ट एज इट इज कॉपी कर लेना अपने रजिस्टर। ठीक है? देखना जरा, एक बार देख लो। ये है आपकी 21 सर्विसेज, 21 सर्विसेज 9(3) के आरसीएम पे, 9(3) के आरसीएम। तो इस केस में अगर मैं सप्लायर हूं, मैं तो सर्विस देके राम गंगा जी नहाऊंगा, फंसेगा कौन? मेरा खरीदार। तो मैं सबसे पहले इसमें आपके नोट्स में आ रहा हूं, और लिखिए सेक्शन 9(3). लिखिए जी, सेक्शन 9 आरसीएम सर्विसेज, टोटल 21 सर्विसेज। नहीं, मैं बना दूंगा बेटा, पेन पेपर मुझे तो मैं बना के दे दूंगा। ये तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ ना, आप समझो तो सही, दिमाग क्यों चलाते हो इतना? आरसीएम सर्विसेज में सबसे पहली मैं एक सर्विस ले रहा हूँ, देखो, सबसे पहले एक सर्विस ले रहा हूँ, लीगल सर्विसेज। आइए जरा देखिए, मैं समझा दूंगा, हो सकता है आपको बनाने की जरूरत भी ना पड़े, हो सकता है चार्ट मत बनाना, मैं समझा दूंगा, वो याद हो जाएगा। लीगल सर्विसेज,
बाय एडवोकेट्स। एडवोकेट बेटा वही जो एलएलबी वाले हैं, जो एडवोकेट एक्ट में होते हैं, सब एडवोकेट वही होता है। एडवोकेट हिंदी में क्या कहते हैं? वकील। सीए नहीं आएगा इसमें, वकील। छोड़ो यार, हिंदी में लिखना ही मुश्किल हो गया। वकील, हिंदी को भी इंग्लिश में लिख देते हैं हम, वकील। अब ये क्या दे रहा है? लीगल सर्विसेज दे रहा है। लीगल सर्विस में इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज भी हो सकती। लीगल सर्विस में तो मैंने केस वेस फाइल किया, कोर्ट में जा रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन सर्विस, मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब केस के लूंगा 1 लाख, पर विजिट लूंगा 10,000 कोर्ट में जाने की। वो रिप्रेजेंटेशन। किसको दे रहा हूं ये सर्विसेज? मैं दे रहा हूं ये सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज। बिल्कुल करेंगे। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अब लॉ क्या कहता है इसमें? सप्लायर कौन है? एडवोकेट साहब। रिसिपेंट कौन है? लाइंस। हाँ जी। अगर मैंने फीस चार्ज करी है मान लीजिए 15 लाख, और जीएसटी का रेट मान लीजिए 18%, तो मैं 10 लाख कर लेती, इजी रहेगा ना। तो 10 लाख पे 18% कितना बनता है? 1,80,000। मैं 10 लाख का बिल दूंगा, 1180 का नहीं दूंगा, क्योंकि उसका 1,80,000 रिलायंस वाले अपने आप डिपॉजिट करवाएंगे गवर्नमेंट। आरसीएम है ना, तो आरसीएम में मैं बिल इशू करूंगा 10 का, उसका जो 18% है दैट विल बी डिपॉजिटेड बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन आरसीएम बेसिस। 1,80,000 या आप कह लो 18% लग गया, चलो 1,80,000, टोटल बिल बन गया 1180, 1,80,000 डिपॉजिट गवर्नमेंट बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑन आरसीएम बेसिस। बस खत्म का। तो अगर जो भी आप एडवोकेट को हायर करोगे, याद रखना उसकी फीस देना, उसको जीएसटी का अमाउंट मत देना, उसका जीएसटी तुम्हें खुद जमा करवाना। अब पढ़ना सारा एक बार, फिर कॉपी करना। अगर लीगल सर्विसेज एडवोकेट दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, बाबा बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज बिजनेस एंटिटी है? बीटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या? जो बिजनेस करती है। अमेजिंग। तो यानी कि आप मान लो आलोक की शादी हुई हुई है, मिसेज आलोक और आलोक के बीच में नौबत यहां तक आ गई कि सर शादी तो हो गई, तुम क्या बातें कर, तलाक की बात आ गई, तलाक तक। इसके आते पसंद नहीं है, रोज शराब पी के रात को आ जाता है घर पे, और फिर तोड़फोड़ करता है, फिर चिल्लाता है, तो बोले मैं तलाक चाहती हूँ। तो एडवोकेट मैं हूं उनका, तो भाई साहब क्या बात है? कि तलाक चाहिए मुझे, फिर 1,00,000 रुपए लूंगा। अब इस केस के में जीएसटी की लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी बताइए? रिवर्स चार्ज लगेगा? क्या अब लोग बिजनेस एंटिटी के रूप में मुझे लीगल सर्विस ले रहे हैं? नहीं, पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं। ही इज टेकिंग द सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज। तो आरसीएम लगेगा। आरसीएम जब लगेगा जब सारी कंडीशंस पूरी हो 9(3) की। लेकिन मुझे तो लग नहीं रहा 9(3) लग रहा है इधर। 9(3) पे साफ लिखा है बिजनेस एंटिटी को दी जाए सर्विसेज, तो आर्स ये तो बिजनेस एंटिटी है ही नहीं। तो फिर 9(3) नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? 9(1). बोलो हाँ या ना? तो इसका जीएसटी कौन जमा करवाएगा? लेकिन और बता दूं, आगे जाके एक एग्जेम्प्ट सर्विसेज का टॉपिक आएगा, उसमें लिखा हुआ है कि एडवोकेट्स अगर पर्सनल यूज की सर्विसेज देते हैं किसी को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, उस पर जीएसटी है ही नहीं। तो उस पर यानी अब सुनो सुनो, यानी कि इस चैप्टर में 9 में आने के पहले ये चेक कर लेना कहीं वो एक्टिविटी जीएसटी में है ही नहीं। तो लेवी नहीं है तो कलेक्शन नहीं है, आगे ना पॉइंट, लेवी नहीं है तो कलेक्शन नहीं है। तो अगर जीएसटी था ही नहीं तो ये सब काम काम की जरूरत ही क्या? तुम्हें पढ़ना ही नहीं तो कोचिंग क्यों लेते? पागल हो गया? यहाँ पर कोचिंग ले रहे हो? पढ़ना है ना तुम्हें, पास होना है, इसलिए कोचिंग ले रहे हो। एक बच्चा बैठा हुआ था, मैंने कहा अटेम्प्ट कब है? क्या नहीं? मैं क्या अटेम्प्ट नहीं मतलब क्या मैं ऐसे बैठ रहा हूँ? लेकिन फिर तो और क्या बोला जाएगा? तो ये चैप्टर में सॉल्यूशन देने से पहले एक बार उस चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ जो भी मैं केसेस करवा रहा हूँ जीएसटी ट्रांजेक्शन में होगा। अगर जीएसटी ट्रांजेक्शन में था ही नहीं तो एग्जाम में ना कंफ्यूज करने के लिए बोल देंगे कि सचिन सर ने पर्सनली सर्विसेज दी, मतलब आरसीएम एफसीएम। तुम तो बोलना दिल ही टूट गया तो जी कर क्या कर। इस चैप्टर के लिए एक लाइन और लिख लेना,
रुक जाओ, बिफोर चेकिंग आरसीएम चेक सर्विस एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। चेक, क्योंकि ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, एग्जाम हिंट, या क्या बोलूं, पॉइंट टू रिमेंबर। बिफोर चेकिंग आरसीएम चेक सर्विस एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। ये चैप्टर मैं करवाऊंगा इस चैप्टर खत्म होने के बाद, कौन कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट होती है, कौन कौन सी सर्विस टैक्सेबल होती है। तो बिफोर चेकिंग आरसीएम चेक सर्विस एग्जेम्प्ट और टैक्स। तो यानी कि आप दोबारा से रिपीट करते हैं, एडवोकेट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे तो आरसीएम, एडवोकेट अगर पर्सनली सर्विसेज दे, पर्सनली मींस आपके व्यक्तिगत झगड़े हैं भाई भाई के, प्रॉपर्टी को लेकर, कोई बिजनेस की प्रॉपर्टी तो दी नहीं, पैसा लेके भाग गया कोई आपका, या कोई आपका आंख मारता है ना, तो उसका टाइप की पर्सनल केसेस है सारे, ये कोई बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, उस केस में जीएसटी लगता ही नहीं। तो यानी कि इस चैप्टर का लिंक एग्जेम्प्ट सर्विसेज से भी है, लेकिन अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो एग्जेम्प्ट नहीं है जब भी मैं इस चैप्टर में। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलो जी, चेक सर्विस एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल, चेक सर्विस एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। अब सुनना, ये जो एडवोकेट साहब है ये सर्विस दे रहे हैं यूके की कंपनी को, यूके के अंदर ही कोई केस है, एडवोकेट साहब यूके की कंपनी को यूके की केस के लिए सर्विसेज दे रहे, तो बताओ एफसीएम आरसीएम। सर वो तो चार्ज ही नहीं है, वो तो इंडिया की टेरिटरी में सर्विस ही नहीं है, फिर वही वाली लॉजिक, उस केस में भी एग्जाम में ऐसे दे सकते हैं तो एफसीएम आरसीएम। पर सचिन सर, पहले तो कलेक्शन जब एक्टिवेट होता है जब लेवी हो, लेवी के लिए लास्ट पॉइंट के लिए कहता है टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो टैक्सेबल टेरिटरी में है ही। चलो अब बताना, यूके की कंपनी का पटियाला हाउस कोर्ट में केस चल रहा है, 30,000 में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, दिल्ली के, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मैं जीएसटी लगाऊं क्योंकि कंपनी तो यूके की है, लेकिन मेरी सर्विसेज कहां जा रही है, इंडिया में, एफसीएम आरसीएम। क्यों? एक सेकंड, बिजनेस एंटिटी है ना, तो बिजनेस एंटिटी को दे रहे तो आरसीएम है एफसीएम है। मैंने बोला था कि विदेशी कंपनी देसी कंपनी, कुछ तो नहीं बोला ना मैंने। तो लॉ में क्या बोला है, एडवोकेट ने सर्विस दी बिजनेस एंटिटी को तो आरसीएम लगेगा, बोलो हाँ या ना, नहीं एफसीएम। इसके पीछे रीजन क्या है, रुको रुको भी सब समझाऊंगा। यहाँ पर लिखा है टेबल टेनिस, रिसिपिएंट टेबल टेनिस खेलना चाहिए, यानी कि जो रिसिपिएंट है वो इंडिया का होगा तो आरसीएम है। हमारे केस में तो यूके की कंपनी है, वो इंडिया को बिलोंग ही नहीं करती। यूके की कंपनी इज नॉट बिलोंगिंग टू द टीटी, इट इज बिलोंगिंग टू एनटीटी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो आरसीएम के लिए कुछ कंडीशंस है, एडवोकेट के लिए ये सारी जो रेसिपिएंट है जितने भी है टीटी में बिलोंग करते हो, बिजनेस एंटिटी कहां बिलोंग करती हो, टीटी में। यानी कि मैंने जानबूझ के एग्जांपल जब भी पहले लिया था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ये तो टैक्सेबल टेरिटरी को बिलोंग करती है, बोलो हाँ या ना। अब इस केस में रुको, जो हमने वेरिएशंस करी उसके बना लेते हैं स्पेशल पॉइंट्स, रुको कॉपी नहीं करना। अगर यहां पर एडवोकेट ने पर्सनल सर्विसेज दी रेसिपिएंट को, पर्सनली पर्सनली, तो बेटा इसमें तो जीएसटी एग्जेम्प्ट ही हो जाता है, ये हम करेंगे एग्जेम्प्ट सर्विसेज। रुक जाओ, ये भी मैं आपको चैप्टर दिखा दूं, कभी बोले छन से झूठ पढ़ाते हैं, मैं क्यों बदनामी लूंगा। ये देखो सर्विसेज, ये सारी एग्जेम्प्ट आएंगी, एडवोकेट की सर्विसेज मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा है एग्जेम्प्ट। हाँ सारी याद हो जाएंगी, तो 2-3 अटेम्प्ट तक ना ये सारी सर्विस याद हो जाएगी, 2-3 अटेम्प्ट इन रिवीजन। अब देखो सर्विसेज, अगर एडवोकेट 1 2 3 से नॉन बिजनेस एंटिटी को दे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है।
एग्जेम्पशन की लिस्ट है ना, सारी सर्विस एग्जेम्प्ट है। तो नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी जाए तो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट। जब दिल्ली टूट गया, जीकर क्या करेंगे, तो ये कौन है, नॉन बिजनेस एंटिटी। एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है यूके की कंपनी को, यूके के कोर्ट के लिए। बताओ बेटा, यहां तो नो जीएसटी, क्योंकि सप्लाई कहां पर है, इंडिया से बाहर। एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है यूके की कंपनी को, इंडिया के केस के लिए, इंडिया के केस के लिए। अब इस केस में जीएसटी है नहीं है, पहले तो ये चेक करो। इंडिया का केस है भाई, सर्विस तो इंडिया में है, लेकिन बिजनेस एंटिटी है, अब बिजनेस एंटिटी भी है, लेकिन टेबल टेनिस नहीं खेलती। फिर आरसीएम के लिए क्या होना चाहिए, टेबल टेनिस। तो बेटा यहाँ पर एफसीएम लगेगा। तो अब बेटा सारे केस बता दिए, 3 अलग अलग केसेस ये बता दिए। और जब तो टीटी यानी कि आरसीएम लगने के लिए एडवोकेट लीगल सर्विस दे, बिजनेस एंटिटी को दे, और बिजनेस एंटिटी कहां बिलोंग करती हो, इंडिया की, जब आरसीएम। बाकी अगर कोई वेरिएशन जैसे होता है ना, ऑल थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इकोनॉमी में सिद्धांत होता है, कंडीशन बदलोगे तो आंसर बदल जाएगा, मौसम बदलोगे तो माहौल बदल जाएगा। बोला हाँ या ना, चलो कॉपी कर लो, समझ लो। तो मैंने कहा था ना, ऐसे समझा दूंगा हर सर्विस को। अब चाहो तो याद तो टेबल ही रखना है, ये तो समझाने का काम था, लंबा चौड़ा मुझे करना पड़ता है। कर लो जी कॉपी, यहाँ तक कॉपी कर लिया, करो। हाँ बोलो जी मैडम। हाय हाय, पिछले चैप्टर से प्रैक्टिकल है, अभी करेंगे, अभी करेंगे लास्ट में, 5। यार देखो, देखने में तो छोटा सा चीज है, लेकिन इसमें वेरिएशन, छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाते हैं एग्जाम में। 3 या 4 केसेस पूछ लेंगे, एडवोकेट यूएस का था, इंडिया का था, ये सब। बोल तू बोल, एफसीएम क्यों लगा है लास्ट केस में, 1 सेकंड। टीटी नहीं है ना बेटा, यूके की कंपनी, रेसिपेंट कहां की है, रेसिपेंट डज नॉट बिलोंग टू टैक्सेबल टेरिटरी, रेसिपेंट टैक्सेबल टेरिटरी का होगा। एक लॉजिक लगाना, सुन, इधर तू आरसीएम लगाएगा, यूके की कंपनी पे ज्यादा भरोसा करेगा तू, वो जमा करवाएगी जीएसटी, तो चल आरसीएम लगा दे। तुझे यूके की कंपनी, तुझे लगता है वो जेबीजीएसटी जमा करवाएगी इंडिया में, लॉजिकल है ना। तो इस केस में फिर गवर्नमेंट कहते हैं अपना ही बच्चा बढ़िया है, विदेशी ताकतवर से अपना वीक बच्चा ही बहुत बढ़िया है। बोलो हाँ या ना, तो इसलिए एफसीएम लगेगा। और अच्छा, चार्ज क्यों है, इंडिया का केस कर दिया ना मैंने, तो इंडिया में सर्विस जा रही है एडवोकेट की। तो बीटी टीटी दोनों होना चाहिए ना, बीटी मतलब बिजनेस एंटिटी, बीटी नहीं बीई, बिजनेस एंटिटी, और टीटी टैक्सेबल टेरिटरी। एडवोकेट से बिजनेस करने वाले सर्विसेज लें, इंडिया को बिलोंग करते हो तो आरसीएम चलेगा। अगर वो बिजनेस नहीं लेता, बिजनेस के लिए नहीं ले रहा सर्विस एडवोकेट की, तो वो एग्जेम्प्ट ही है। और अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी को नहीं है, तो फिर एफसीएम ही। जी बोलो बोलो जी।
यूके कंपनी, यूके कोर्ट, जान के में दिखा देना बाहर का ही बंदा है, बाहर का ही केस है, इसमें तो जीएसटी नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया ये, तो इंडिया से बाहर जा रही है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे तो जीएसटी है ही नहीं, जैसे एक्सपोर्ट। ऊपर वाले केस नंबर 1 पे जीएसटी था लेकिन गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया। अच्छा, ये एडवोकेट की जगह कोई कंपनी सेक्रेटरी है जो लीगल सर्विसेज दे रहा है, एडवोकेट दे रहा है, जो एडवोकेट ऑब्वियसली जो एडवोकेट बन गया होगा, जो ऑथराइज्ड होगा, समझ रहे हो। अगर कोई और लीगल सर्विस दे रहा है तो बेटा वहां पर आरसीएम है ही नहीं, क्योंकि एडवोकेट वर्ड लिखा है। तो कंपनी सेक्रेटरी भी लीगल एडवाइस दे सकता है क्योंकि उसने बहुत सारे लॉ पढ़ लिए, लेकिन वो तो बेटा एडवोकेट वही है। हाँ, अगर वो कंपनी सेक्रेटरी भी और एडवोकेट भी है तो वो एडवोकेट की हैसियत से दे रहा है या कंपनी सेक्रेटरी की हैसियत से दे रहा है लीगल एडवाइस, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस हैसियत से दे रहा है। चलिए आइए जी, तो इसी टाइप में ना, है कुछ भी नहीं चैप्टर में लेकिन है बहुत कुछ, छोटी छोटी बातें, हल्की सी गलती हुई नहीं, सावधानी हटी नहीं, दुर्घटना घटी नहीं। कौन सा पेज था भैया जरा देखना, ये लो जी। अच्छा, जब आरसीएम लगेगा ना, अब और सुन लो नए पुराने बच्चों के लिए, यहाँ पर जो टाइम और सप्लाई निकलेगा, आरसीएम जब लगेगा तो जो टाइम और सप्लाई निकलेगा वो याद करो आरसीएम वाला लगाया जाएगा। जैसे यहाँ पर कौन लायबल था देखना, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री लायबल थी सर्विस के लिए, टाइम और सप्लाई रिलायंस इंडस्ट्रीज निकालेगी, टाइम और सप्लाई जो लास्ट चैप्टर टाइम और सप्लाई, तो उसमें सेक्शन 13(3) लगेगा टाइम और सप्लाई, 60 डेज में इनवॉइस इशू कर दो। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बिजली किसके ऊपर गिर, रिलायंस पे, तो रिलायंस वाला ने टाइम और सप्लाई देखा। चलिए नेक्स्ट सर्विस देखो बेटा जो आरसीएम की है, देखो जरा एक सेकंड बेटा, देखो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस, अगर वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे। आइए जी, सेकंड सर्विस है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, बता यही बता, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एटी कह देते हैं। ये अपनी सर्विसेज दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लें, अंदर की बात है। प्लस ये कहां पर बिलोंग करती हो, टीटी, 10 लाख की सर्विसेज दी है, 18% जीएसटी है। बताइए 1,80,000 गवर्नमेंट किसकी खाल खींचेगी, 1,80,000 की टैक्सेबल टेरिटरी। अरे अभी बताया, टेबल टेनिस, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। हाँ जी आप बताओ, किससे गवर्नमेंट 1,80,000 वसूलेगी, सप्लाई, रेसिपिएंट से बात करता, तो 1,80,000 पेबल टू गवर्नमेंट बाय रेसिपिएंट अंडर सेक्शन 9। कॉन्सेप्ट तो ये है, अंदर की बात है, सीखनी है, हु इज 80, वो सब सीख, तो कॉन्सेप्ट सब में यही चलेगा, जितनी भी सर्विस करवाऊंगा रेसिपिएंट बनेगा। बात करता हूँ टीटी को बिलोंग करता हूँ, और बीटी हो, हर जगह बिजनेस एंटिटी है, कुछ जगह कंपनी होगा, कुछ जगह कुछ होगा, तो जो लिखा है जब भी तो लगेगा। अगर ये यहाँ पर वही वाली बात आ गई, 80 पर्सनल सर्विसेज दे रहा है, पर्सनल सर्विसेज वो एग्जाम्प्ट होते हैं जीएसटी पे, 80 बाहर के सर्विसेज दे रहा है, बात ही खत्म हो गई। बात समझ आ रही है, लिख देना सेम पॉइंट्स एज इन पॉइंट नंबर 1 या वेरिएशन सेम। अब सुनो 80 क्या होता है, 80 स्टैंड्स फॉर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है गाइस, आपने सुना होगा आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेटर होता है, आर्बिट्रेटर,
व्हाट इज आर्बिट्रेटर? मध्यस्था, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। जब झगड़ा कोर्ट में चल रहे होते हैं, कोर्ट कहता है हमारा दिमाग खराब कर जा रहे हो तुम लोग, हमारा टाइम खराब कर रहे हो, आपस में डिसाइड कर लो। या जी हम तो कपड़े फाड़ देंगे, आपस में डिसाइड कर लिया तो। हाँ तो एक कौन कहता है पॉइंट बंदा, इसके बाद जाके मैं दोपहर रो लो। जो ये डिसाइड करेगा ना, हूबहू हम ऑर्डर पास कर देंगे सेम, तो हमारा टाइम बचेगा। जैसे कोई आपके डाउट्स बहुत सारे आते हैं, मेरा दिमाग खराब करके रखते हो या पूरा दिन। छोटा टीचर हायर कर दिया मैंने, टेस्ट वही ले लेगा, चेक वही कर देगा, होमवर्क देखना है आपका वो काम कर देगा, सीधी सी बात। वो जो कहेगा मैं, मेरी सहमति है उसमें। हाँ बिल्कुल। अब सुनो, इस केस में ट्रिब्यूनल ने अगर को पैसा लेगा, हाँ वो भी भाई जो बंदा है। तो यहाँ पर आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल क्लाइंट से, कस्टमर से, ये जो केस जिनसे फाइल किए गए उनसे पैसा लेगा, लेकिन उसका जो जीएसटी है वो कौन जमा करवाएगा? जो रिसिपिएंट है। क्लियर? इसमें सचिन सर वो भी आएगा कि एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल? नहीं बेटा, ये ट्रिब्यूनल्स हैं, रियल ट्रिब्यूनल्स हैं। और रियल ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो शेड्यूल 3 में कवर्ड है। भूल गए जल्दी, शेड्यूल 3 नो सप्लाई वाले केसेस थे, जिसको हमने पढ़ा था चैप्टर ऑफ सप्लाई में, जिसमें लिखा था ये सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है और सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है। ये आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल नहीं है। अगर आपको याद हो, ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स की जो सर्विस है वो जीएसटी में सप्लाई मानी ही नहीं जाती। ये क्या है बेटे? ये तो आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल है, ये कोर्ट है, ये कोर्ट नहीं, इट्स नॉट अ कोर्ट, नॉट अ। ये मतलब जैसे कारपेंटर, एंड कारपेंटर इज अ पर्सन डज नॉट पेंट दी कार, नाम का कारपेंटर है वो। तो ये ट्रिब्यूनल नाम का है, ट्रिब्यूनल है नहीं। जो असली के ट्रिब्यूनल्स हैं, एनसीएलटी, लेबर ट्रिब्यूनल्स, उनके ऊपर तो जीएसटी होता ही नहीं है। तो ये अगर अगर आप बोलते सर ये वही ट्रिब्यूनल है, तो फिर तो जीएसटी होता ही नहीं। तो ये आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल है, दिस इज नॉट ट्रिब्यूनल, खाली नाम का ट्रिब्यूनल है। ये क्या है? नाम का है, काम का नहीं। जैसे कारपेंटर, उसको बुला लिया कि भाई साहब कारपेंटर भेजना है, अर्बन कंपनी से आ गया, हाँ जी क्या ठीक करना है? क्या जी कार पेंट करना है? क्या एक्सक्यूज मी, मैं कारपेंटर हूँ, क्या वही तो कह रहा हूँ कारपेंटर, कार पेंट कर दो। तो नाम का है, तो इसलिए आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल ये ट्रिब्यूनल होता नहीं, क्योंकि असली के ट्रिब्यूनल्स में तो जीएसटी होता ही नहीं। जो एनसीएलटी हो गया या लेबर ट्रिब्यूनल्स हो गया या इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हो गया या जीएसटी का ट्रिब्यूनल हो गया। क्लियर बात? लेकिन इसकी सर्विस में जीएसटी है, आरसीएम पे है अगर वो बिजनेस एंटिटी को दे, टैक्सेबल टेरिटरी। अगर इसमें से एक भी फैक्ट बदल दोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर विल नॉट रिमेन द सेम। क्लियर बात? चलो नेक्स्ट, थर्ड सर्विस पे आइए, जहां पर आरसीएम में कॉपी कर लिया, नहीं किया? कर। थर्ड, तो रियल ट्रिब्यूनल्स बेटा और रियल कोर्ट्स पे तो जीएसटी होता ही नहीं है, आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल पे है। एग्जाम में आ सकता है, आर ट्रिब्यूनल्स लायबल टू पे जीएसटी? And if yes or no, what is the status of arbitral tribunal? तो बेटा ट्रिब्यूनल तो शेड्यूल 3 में कवर्ड है, नो सप्लाई केसेस है वो तो। लेकिन ये जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, ये ट्रिब्यूनल माना नहीं जाता। चलो जी, कॉपी हटाए इसको, स्लाइड को। ठीक, इजी चैप्टर है, मैंने कहा थियोरेटिकल है, बट वील डू इट प्रैक्टिकली सो दैट आपको समझ आए। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा नेक्स्ट आता है बच्चे, थर्ड सर्विस देखना जरा एक बार, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। ठीक है, कौन दे रहा है? एनी पर्सन। किसको दे रहा है? बॉडी, कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। ये तीनों बातें दिमाग में रखना। आइए जी, थर्ड सर्विस जो है वो है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, आइए जरा समझते हैं बच्चे। मुन्ना
यहां पर है डांडिया नाइट्स ऑर्गेनाइजर, पेप्सी वाले इसको स्पॉन्सर करने को रेडी हो गए। उसने ऊपर लिख दिया पेप्सी प्रेजेंट्स डांडिया नाइट्स। ऐसे ही तो होता है डीएलएफ आईपीएल या फिल्म फेयर, फिल्म फेयर अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स है फिल्म फेयर द्वारा। और क्या, वीवो आईपीएल। तो ये तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये सर्विस दे रहे हैं क्या डांडिया नाइट वाले पेप्सी को? यस। सप्लायर कौन है यहाँ पर? ये मत सोचना पेप्सी वाले सप्लायर है ना, पेप्सी क्या है? रिसिपिएंट। पेप्सी को क्या मिलता है यार पैसा देके? मान लो ये इनको 1 करोड़ रुपया चार्ज किया गया है, जीएसटी 18% का। चलो 1 करोड़ नहीं, वो 10 लाख का एग्जाम्पल ले। तो भाई पेप्सी वालों को पैसा देके क्या मिलता है? पेप्सी वाले को पैसा देके क्या मिलता है? हाँ, नाम बढ़ता। तो ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज तो दे रहे हैं ये डांडिया नाइट्स वाले, इनकी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहे हैं। बदले में हमसे आपसे ले रहे हैं 10 लाख प्लस 18% जीएसटी। नहीं, हम चार्ज करेंगे ना उसके, पेप्सी वाले देंगे, पेप्सी वाले 10 लाख दे देंगे, जो उसका 1,80,000 है टू बी पेबल टू गवर्नमेंट अंडर सेक्शन बाय पेप्सी अंडर सेक्शन 9। तो आपको जो पेमेंट आएगी ना 10 लाख की आएगी, विदाउट जीएसटी मिलेगी पेमेंट, विदाउट जीएसटी। हाँ बच्चे, चलो ठीक है। कहाँ पर थे भैया? पेप्सी प्रेजेंट्स डांडिया नाइट्स। तो 1,80,000 टू बी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द पेप्सी। लेकिन याद रखना, ये पेप्सी यूके ना हो, पेप्सी इंडिया की हो, क्योंकि ये बिलोंगिंग टू टीटी। बोलो हाँ या ना? और दूसरा, ये बॉडी कॉर्पोरेट हो, यानी कोई कंपनी हो जो स्पॉन्सरशिप करवा रही है, या ये फर्म हो। फर्म का मतलब कोई पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो मेरे पास डांडिया नाइट्स वाले आए, सचिन सर आप स्पॉन्सर कर दो इसको। मैंने कहा ठीक है, लिख दियो सचिन सर टैक्स वाले, प्रेजेंट डांडिया नाइट्स। मैंने कहा मैं दूंगा 5 लाख रुपए। अब इस केस में इसका जीएसटी की जमा करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आई? अब सचिन सर तो इंडिविजुअल है, ये क्या था? बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी या फर्म। तो अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस ले रही है कंपनी या फर्म तो आरसीएम है। अगर इंडिविजुअल ले रहा है तो नहीं, गुरु विद्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ले रही है तो फिर आरसीएम। लेकिन कोई इंडिविजुअल सर्विस ले रहा है, जैसे मेरे नाम से कर दियो सचिन गुप्ता प्रेजेंट्स, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। अगर इंडिविजुअल ले रहा है उस केस में एफसीएम, क्योंकि इंडिविजुअल में भरोसा करना मुश्किल है। फिर तो बेटर है कि ऑर्गेनाइजर ही बेटर है। फिर कंपनी है, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, फर्म है, डील होगी, विश्वसनीय लोग हैं। ऑर्गेनाइजर में भरोसा करना मुश्किल है। डांडिया नाइट्स वाले डांडिया के बाद मिलेंगे ना, डांडिया मिलेगा ना कुछ मिलेगा, ना तंबू मिलेंगे, कहाँ उसे जीएसटी लेंगे? कंपनी को पकड़ सकते हैं, डांडिया नाइट वाले का तंबू वंबू सब उखड़ जाना है, खत्म, पता ही नहीं कौन है कौन नहीं। तो गवर्नमेंट का बेटर है ऑर्गेनाइजर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डालो, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डालो? कंपनियों पे। लेकिन इंडिविजुअल स्पॉन्सर कर रहा है तो बेटा फिर तो दोनों ही वीक है, इंडिविजुअल भी हल्का ही है, फिर तो ऑर्गेनाइजर पे चलने दो। क्लियर है बात? तो इसमें थोड़ा सा फैक्ट्स बदल दूंगा, मैं फैक्ट्स बदलूंगा, आंसर दे दूंगा। अगर रिसिपेंट इंडिविजुअल है
तो आरसीएम एफसीएम, एफसीएम। अगर अगर इवेंट यूके में होना है और यूके में ही कोई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जा रही है, इंडिया से बाहर जा रही है, मतलब ये डांडिया वाले है ना, यूके वाली को यूके की इवेंट की कोई सर्विसेज दे रहे, फिर तो बेटा वो सर्विस इंडिया में आई नहीं रही है, बात ही खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा, यूके की कंपनी ये पेप्सी यूएस से स्पॉन्सर कर रही है, सी पेप्सी यूएस, और नहीं इवेंट इंडिया का ही है, इंडिया का ही इवेंट है। जैसे डांडिया नाइट्स है ना, दिल्ली में होनी है, दिल्ली में होनी है, और दिल्ली के इवेंट के लिए पेप्सी यूके या पेप्सी यूएस ने इवेंट को स्पॉन्सर किया है, होगा एफसीएल। क्यों? क्योंकि ये टीटी को बिलोंग करना चाहिए। क्या लिखा था? जो खरीदार है वो कहां का होना चाहिए? इंडिया का। अब खरीदार कौन है? पेप्सी यूके, पेप्सी यूएस से। इवेंट इंडिया में, अच्छा इवेंट इंडिया का नहीं होता तो फिर बात ही खत्म हो जाती, तो जीएसटी लगता ही नहीं। तो ये सारे फैक्ट्स वही चल रहे हैं जो हमने पहले केस में पढ़ा था कि टीटी नहीं है या यूके का है, यूएस का है, बात ही खत्म। तीन चार बातें याद रखना। इवेंट कहां पर होना चाहिए? इंडिया में, जो वो इवेंट है। दूसरा, जो खरीदार है वो कंपनी होनी चाहिए, फर्म। और तीसरा, खरीदार इंडियन एंटिटी होना चाहिए, इंडिया का बिलोंग करना चाहिए। एक भी केस बदल जाओगे तो आंसर विल चेंज। अब पूछो। हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी आ जाएंगी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी आ जाएंगी, जो कंपनी जैसी एंटिटीज हो, जहां पर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट होता है। जी नहीं नहीं, ये बॉडी कॉर्पोरेट बिलोंगिंग टू टीटी वर्ड लिखा है ना, ये क्यों भूल जाते हो? बॉडी कॉर्पोरेट में दाल मखनी खानी है और आपका भाई कह रहा है घर में खानी है, दोनों को मिला के पढ़ो ना, दाल मखनी घर में खानी है। आप तो कहीं दाल मखनी खानी है, भाई कह रहे घर में रहे, तो फिर बाहर से मंगवा दाल मखनी। तो खाली बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ोगे तो लगेगा फॉरेन कंपनीज भी आ जाएंगी, लेकिन बिलोंगिंग टू टीटी तो वही बॉडी कॉर्पोरेट्स आएंगी या वही फर्म्स आएंगी जो इंडिया को बिलोंग करती है। तो जो बाहर की बॉडी कॉर्पोरेट्स है वो यहाँ पर इस आरसीएम में कवर्ड नहीं है। जब आरसीएम नहीं लगेगा तो एफसीएम लगेगा। वो भी जब देख लेना चार्ज होना चाहिए, अगर चार्ज ही नहीं था तो ना एफसीएम है ना आरसीएम। क्लियर है बात? फंडे सबके एक ही है, एफसीएम का भी आरसीएम का भी। एक पॉइंट पकड़ लो ढंग से, उसके बाद तो वेरिएशन कुछ भी बनाते रहे। तो यहाँ पर आने के दोबारा रिपीट करो, इवेंट कहाँ होना चाहिए? इंडिया में। और खरीदार सर्विस का इंडिया का। तीसरा वो बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट। केस 4 में ये पढ़ो, 5, 7, 8 और 9, तीन पढ़ो इकट्ठे। इसको हम 3, 4, 5 बना देंगे, नंबरिंग में चेंज कर देंगे। पढ़ लिया नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर? पढ़ लिया, ये वाला पॉइंट पहले पढ़ो। नहीं ये पढ़ा, पहले ये पढ़ो 7। आ जाओ जी, 4th पॉइंट, नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर सर्विसेज। नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर सर्विसेज। एम्प्लॉय डायरेक्टर सर्विसेज है तो जीएसटी लगता ही नहीं। एम्प्लॉय पे तो पहले पढ़ चुके हैं। ये वो डायरेक्टर है जो एम्प्लॉय नहीं है, इसको बोलूंगा नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर। किसका? ये रिलायंस का। क्या रिलायंस टीटी को बिलोंग करती है? यस। कितनी की सर्विस दी है? 10 लाख की। जीएसटी 18% का। चलो जी बताओ कौन जमा करा? ये सप्लायर, मुन्ना ये रिसिप्ट। बताओ जी कौन जमा कराएगा जीएसटी? बस वो लाइबल टू पे 1,80,000 टू गवर्नमेंट ऑन आरसीएम अंडर सेक्शन 9। अगर कोई फॉरेन कंपनी है, उसका डायरेक्टर है इंडिया का और इंडिया में सर्विस दे रहा है, बेटा बेटा फिर तो वो टीटी को बिलोंग ही नहीं करती। अच्छा कोई एम्प्लॉय डायरेक्टर है तो वो एम्प्लॉय को वैसे जीएसटी नहीं होता, मुलाजिमों पे जीएसटी नहीं होता। अच्छा सुनो, ए, सुनो, ये नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है, सिंगल भी है।
आपको पता है मेरी आवाज कितनी सुरीली है, सुर ताल कुछ नहीं आता, बाकी सब आता है। सुनाऊं क्या एक वो गाना एक बढ़िया सा? मैं नचैया हूँ क्या, या गवैया हूँ मैं, सुना। मैं ये देखना चाह रहा था तुम्हारे पढ़ने के अलावा हर चीज में मन। तो ये सिंगर भी है और ये सिंगिंग की सर्विसेज दे रहा है कंपनी का। एनुअल डे था, सिंगिंग के लिए भी 10 लाख चार्ज किए इसने। अब इसमें भी जीएसटी 18% का है। बताओ इसका जीएसटी कौन जमा कर रहा है? और इसका सिंगिंग का काम भी है, इसका बिजनेस भी है सिंगिंग। हाँ वो एफसीएम पे रहेगा बेटा, ये एफसीएम पे आपको जमा करवाने पड़ेंगे। नो आरसीएम क्यों? नो आरसीएम भाई, आरसी में डायरेक्टर की सर्विस दो ना। ये सिंगिंग के समय डायरेक्टर की सर्विस कोई है? क्योंकि क्या लिखा है, नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर सर्विसेज दे रहा है कंपनी को, ये बॉडी कॉर्पोरेट, तो नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर की हैसियत से सर्विस देना। सिंगर है ना, सिंगर में डायरेक्टर का क्या नाम है? अब सीए की सर्विस, तो सीए की सर्विस की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, एज अ सीए मैं एक इंसान भी तो हूँ, तो इंसान के नाते हो सकता है मैं कुछ और भी एक्टिविटी करता हूँ, वो सीए में सीए का क्या लेना देना। तो अगर कोई नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर की सर्विस दे रहा हूं मैं, तो उस पर क्या चलेगा? एफसीएम, एज अ नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर हो गया ना ये, तो ये नॉन डायरेक्टर सर्विस हो गई। सिंगिंग इज अ नॉन डायरेक्टर सर्विस। तो डायरेक्टर की सर्विसेज हो, अच्छा, तो नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर सर्विसेज, ये जो सर्विसेज हो रही है डायरेक्टर की हैसियत से दे रहा हूं। अगर मैं किसी और हैसियत से दे रहा हूं, मैं यहाँ पर टीचर की हैसियत से आया हूं, बाप की हैसियत से आया हूं, मैं तो बाप की बात नहीं करूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा बेटा मेरी बात तो मानो, के पापा बोलो मेरे टीचर हो, बोलो क्लियर बात। तो नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर की जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर कवर्ड नहीं है। इस टाइप से ना कंफ्यूज करने की कोशिश करता है क्वेश्चन, बट आप कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ लिए हैं ऑब्वियसली आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का डायरेक्टर है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड है। किसी और का कोई नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है किसी और एंटिटी का, तो ये बेटा एफसीएम ही लगेगा उसमें, तो फिर आरसीएम नहीं लगेगा। बोलो क्लियर बात? चलो जी नेक्स्ट बताओ, पांचवी पॉइंट पढ़ के बताओ चलो। हाँ, इंश्योरेंस एजेंट सर्विस, ये छठा पॉइंट है, पांचवा है। इंश्योरेंस एजेंट सर्विस, सुनो जी, इंश्योरेंस एजेंट सर्विस। देखो जी क्या लिखा है, इंश्योरेंस एजेंट है, वो इंश्योरेंस एजेंट सर्विस दे रहा होगा, है इंश्योरेंस एजेंट सर्विस। क्या करता है ये एजेंट? एजेंट क्या सर्विस देता है इंश्योरेंस कंपनी को? कहानियां सुनाता है, कहानियां कहानियां, किससे, कसीदे, है क्या सुनाता है ये? अरे भाई पॉलिसियां बेचता है, बदले में क्या मिलता है? कमीशन, पैसा। तो 10 लाख की सर्विसेज दी, जीएसटी 18% का, बताओ कौन जमा करवाएगा? तो बता दो। तो 1,80,000 टू गवर्नमेंट अंडर सेक्शन, बोलो ना, अंडर सेक्शन 9। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है टीटी को बिलोंग करती है इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि विदेशी कंपनी का कोई इंडिया में इंश्योरेंस एजेंट है, विदेशी को इंडिया में सर्विस दे रहा है वो विदेशी कंपनी, वैसे तो ऐसा लागू नहीं है। एग्जाम्पल, यूके की इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में पॉलिसी बेचती है और आलोक उसका इंश्योरेंस एजेंट। तो पहले तो इसमें जीएसटी है या नहीं, पहले तो ये चेक करो। सर्विस तो इंडिया में दे रहा है, क्यों नहीं है? मैं सुनते जाकर, सर्विस तो इंडिया में दे रहा है, मैं कह रहा हूँ, मेरे को क्या है, तो बाहर दे रहा हूँ उनको सर्विस, सर्विस तो इंडिया में दे रहा है, तो इंडिया में कुछ काम है। अब एफसीएम लगेगा, क्यों एफसीएम लगेगा? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट बिलोंगिंग टू द टीटी, इंडिया को बिलोंग करनी चाहिए यूके। अच्छा, यूके की कंपनी का यूके के लिए दे रहा है कोई सर्विस, ये आलो यूके के लिए दे रहा है, वो तो इंडिया में सर्विस आई नहीं, दिल्ली टूट गया, तो जीएसटी लगाकर क्या करेंगे? बोलो ना, गाना गा के सुना पूरा एकदम, जब दिल्ली टूट गया। चलो क्लियर बात। 6 बताओ, रिकवरी एजेंट गुंडे,
इसमें हम इसको ले लें, गुरु सेवक को, रिकवरी एजेंट सर्विस। लंबा चौड़ा आदमी चाहिए होते हैं ना इसमें। आलोक को भेजेंगे तो आलोक को तो उठा के ले जाएंगे। तो यहाँ पर रिकवरी एजेंट है बेटा, रिकवरी एजेंट। ये रिकवरी एजेंट सर्विसेज दे रहा है। किसको दे रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखना बैंक्स लिखा है बट हाँ तीनों में फर्क क्या है बताओ। बैंक तो बैंक हो गया, और बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई, एनबीएफसी एनबीएफसी हो गया, बात ही खत्म हो गई यार। क्या बात थी इसमें, बहुत ही बढ़िया बेटा। और इसमें 1,80,000 टू गवर्नमेंट कौन देगा, हाँ ये तीनों देंगे अंडर 93, बस हो गया। तो बेटा बैंक बैंक हो गया, एफआई एफआई हो गया, एनबीएफसी एनबीएफसी हो गया। बस फर्क ही होता है, बैंक एक प्रॉपर एंटिटी है, इसमें लोन्स, डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज, लॉकर्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने का काम करते हैं, उसमें ये आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक बुक से नहीं होती, वो खाली लोन देने का काम करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और एनबीएफसी तो एफआई और एनबीएफसी में क्या फर्क है बावली। एफआई होती है गवर्नमेंट की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट की लोन देने वाली, नॉन गवर्नमेंट की, और जो बैंक नहीं है ये प्राइवेट सेक्टर की होती है, दोनों ही लेंडिंग का काम करती है। एनबीएफसी का फुल, एनबीएफसी का एग्जांपल है, जब घर में पड़ा हो सोना तो काहे रोना, मुथूट फाइनेंस है ना, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हाँ बिल्कुल, एयू स्मॉल, अब तो बैंक बन गया एयू बल्कि। अब पहले वो भाई एचडीएफसी भी पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी, वो बन गई बैंक, एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई भी पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी, बन गया बैंक। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहीं लैंडिंग का काम करती है, बैंक कॉम्प्रिहेंसिव है। जैसे मॉल, मॉल और एक दुकान, दुकान में तो एक चीज मिलेगी, मॉल में तो बेटा हर चीज, मूवी भी, खाना भी, घूमना भी, डेट भी आराम से निकल जाती है पूरे दिन की तुम्हारी। बोलो जी, क्लियर बात। अच्छा, अगर गुरु विद्या ने हायर किया है गुरु सेवक को, इसके फीस नहीं आई थी, तो हमने कहा गुरु सेवक अपनी तरह से वसूल लाया, कमीशन लिया। इस कमीशन का जीएसटी एफसीएम आरसीएम, एफसीएम क्योंकि हम बैंक को ही है। तो ये जो रिकवरी एजेंट है, अगर बैंकों ने हायर किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हायर किया, एनबीएफसी ने हायर किया, जब आरसीएम है, इंश्योरेंस कंपनी ने हायर किया, प्रीमियम नहीं दे रहा कोई, या किसी और ने, वैसे तो इन तीनों ही लोग हायर करते रहे, लेकिन एग्जांपल मान लो उस केस में एफसीएम। अच्छा, विदेशी बैंक है, इंडिया में लेंडिंग कर रखी है, सॉफ्ट बैंक है, सॉफ्ट बैंक जापान का, हाँ उसने इंडिया में लेंडिंग कर रखी है और डिफॉल्ट कर दिया लोग ने, उन्होंने गुरु सेवक को हायर किया, दबंग है एकदम ये। इस केस में एफसीएम लगेगा, क्यों, क्योंकि ये टीटी को बिलोंग करना चाहिए, ये तीनों एंटिटीज कहां बिलोंग करनी चाहिए, टीटी। तो वो तो सेम चीज है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो सेम पॉइंट आएगी। वो तो कॉमन पॉइंट है ही, और जो लिखत एंटिटी है बैंक, उसी पे आरसीएम, अगर वो हटा दोगे तो एफसीएम हो जाएगा। चलो जी, 6 भी हो गया जी। उसके बाद आ जाओ 12, और 12 लिख लिया, आ जाओ। 7 सर्विस, 10 कर लेते हैं पूरी, फिर 10 अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। ओवरसीइंग कमिटी सर्विसेज, तो मैं तो ओसी, ओवरसीइंग कमिटी मेंबर्स गिविंग सर्विसेज टू आरबीआई and charging 10 lakh rupees plus 18% जीएसटी। सो बच्चों, यहाँ पर सप्लायर कौन है,
ओसी के मेंबर्स, उस कमिटी के मेंबर्स। वो सर्विस किसको दे रहे हैं? आरबीआई। आरबीआई तो है टीटी की, इसमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो है टीटी की। इस केस में जीएसटी 1,80,000 का कौन जमा करवाएगा? आरबीआई। अब ये होती क्या सर ओसी, ये समझा है कुछ नहीं। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बस की थ्योरी याद करनी है कि कहाँ क्या लिखा है। अब सुनो जी, ओसी क्या होता है बेटा? बैंक्स की जो एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो बढ़ ना जाए तो पहली नजर ओवरसीइंग कमेटी बनाकर आरबीआई रखती है बैंकों पे नजर। हाँ, नजर ओवरसीइंग। ये तो ओवरसीइंग का क्या मतलब होता है? ओवरसी करना, ऊपर से देखना, ओवरसीज एक्टिविटीज, समझ रहे हो? तो उनकी एनपीएस ना ज्यादा हो जाए, अगर हो जाती है तो उनको एडवाइस देना है, ये सारा काम अर्थशास्त्री लोग आपके काम करते हैं ओवरसीइंग। जैसे पेटीएम का बैंक को बंद कर रही है आरबीआई, उसमें बहुत ज्यादा केवाईसी को फ्लॉट किया गया था, बहुत सालों से कह रहे थे, सुन नहीं रहे। तो ऐसे गवर्नमेंट की नजर बैंकों पे भी होती है, जहां पर भी, क्योंकि बैंक फेल हो गए ना, एक बैंक भी फेल होता है तो उससे दूसरा बैंक पे इफेक्ट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं पूरा बैंकिंग सिस्टम चरमरा जाएगी, तो इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाए। 40 बैंक 2008 में फेल हुए थे यूएस में, जब लीमन ब्रदर्स, उनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल हुई। मतलब एक बैंक था लीमन ब्रदर्स, उसके फेल होता ही 40 बैंक यूएस में फेल हो गए। तो ऐसे ही बैंक्स की आर्थिक हालत सही रहे, एक कमिटी मेंबर, कोई भी मेंबर कमिटी का कमीशन, अपना रेम्युनरेशन तो लेगा, पैसे तो लेगा। अगर वो एम्प्लॉई है तो वो तो जीएसटी लगाता ही नहीं। ये नॉन एम्प्लॉइज होते हैं, सारे कौन होते हैं? नॉन एम्प्लॉइज। तो ये जो भी सर्विसेज देते हैं उसका जीएसटी, क्योंकि देखो ना, वड्डा कौन है इसमें, आरबीआई या मेंबर्स? तो आरबीआई पे ज्यादा भरोसा है, मेंबर्स को जीएसटी कहाँ जमा करवाए, कहाँ? मतलब मान लो तुम पे ज्यादा भरोसा होगा इंस्टीट्यूट को या मुझ पे, तो इसलिए वही कह रहे हैं कि ओसी की जो भी फीस पे जीएसटी है, आरबीआई जमा करवा देगी। नेक्स्ट, एट। वो नहीं, थोड़ा मुश्किल है अभी, थोड़ी मुश्किल वाले बात में, थोड़े इजी इजी करवा दे। हाँ, ये आ जाओ, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, पढ़ना जरा। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज। गाइस, यहाँ पर जो सेलर है ना, या सप्लायर है, वो है डीएसए। ये अपनी सर्विसेज दे रहा है किसको? बैंक को, और बोलो एनबीएफसी। हेलो, हाँ जी।
हाँ हाँ, मैं भी तो लॉ ही पढ़ा रहा हूँ। लॉ ही तो है ये, टैक्स लॉ, टैक्स लॉ। हाँ जी, इस केस में अगर 10 लाख की सर्विस डीएसए ने दी है, 18% जीएसटी लगाया है, तो 1,80,000 किसको कौन देगा? गवर्नमेंट को। 9(3) के अंतर्गत बैंक या एनबीएफसी। पहले तो ये बता दो ये डीएसए होता क्या है, बस इसमें और तो कुछ बात ही नहीं है। बस याद रख लेना है, डीएसए इंडिविजुअल होना चाहिए। और बैंक या एनबीएफसी वर्ड लिखा है, वो तो बेटा हमेशा पता ही है, वो तो बड़े बड़े होते ही है। ये डीएसए क्या होता है सुनो, बैंक के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचता है, बैंक के लोन्स को बेचता है, ये लोन्स को, बैंक से क्रेडिट कार्ड को, बैंक्स के प्रोडक्ट्स को बेचता है। ये कॉल कर करके या कुछ करके ना डीएसए होते हैं, इनको कमीशन मिलता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवाओगे इनको कमीशन मिलता है बैंक की तरफ से, अगर आप लोन लोगे इनको कमीशन मिलता है। तो डीएसएस आर लाइक, जैसे इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस एजेंट्स के थ्रू बेचती है, उसी तरीके से बैंक्स डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। बैंक के बोल रहे लोन्स क्रेडिट कार्ड्स, जैसे आपको लोन लेना है, अब आपके बैंक के पेपर पूरे करोगे, बैंक के चक्कर काटोगे, मैं तो मैम मेरी एजेंसी करेगी ना आपके लिए सारा काम, आप बैठो तो मैं आपके लिए पेपर सारे तैयार करवाऊंगा, किस टाइप का लोन लेना है, किस बैंक से अरेंज हो सकता है, ये भी मैं सारा काम करूंगा। आपको मुझे कमीशन नहीं देना, मुझे सारा कमीशन कौन देगा? बैंक देगा। जैसे आप खुद नौकरी ढूंढो या मैन पावर एजेंसी के थ्रू जाओ, तो मैन पावर एजेंसी बता भी देगी भाई इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप की तैयारी कर देगी, है ना। अगर आपको लोन लेना, हाउसिंग लोन एसबीआई से लूं, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड से लूं, मैं बैंक ऑफिस से लूं, तो डीएसएस हेल्प कर देते हैं। ठीक है, तो डीएसए को अपना कमीशन मिलता है कहां से? बैंक से। तो उसका जीएसटी कौन जमा करवाएगा? बैंक। तो डीएसए इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, अगर डीएसए है एबीसी लिमिटेड, तो गवर्नमेंट कहती है बड़ी कंपनी है, भरोसा किया जा सकता है। बैंक को कहती है आप इनको जीएसटी का पैसा दे दो, यही जमा कराएंगे एफसीएम। तो डीएसएस आर those entities which sell the financial products of the bank, like credit card, loans, etc. They charge a commission for the bank. Their services are on RCM basis. The GST will be deposited by the bank. Obviously, ये बैंक और एनबीएफसी कहाँ बिलोंग करती हो? टीटी। अगर कोई विदेशी बैंक का इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है तो देन विल बी ऑन एफसीएम। यार ये डीएसए इंडिविजुअल नहीं है, कोई कंपनी है, स्वाभाविक है एफसीएम लागू नहीं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। सो अभी कुछ मैं नया होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बस पुराने होमवर्क को ही फिनिश करिएगा। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इन सभी क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में लिखा फिनिश। थैंक यू, टेक केयर। हाँ बोलो जी, बोलो।